दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे और यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीपीयू की कौन सी यूनिट अंकगणितीय और तार्किक संचालन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब सीपीयू की कौन सी ऐसी इकाई हैं जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करती है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके नाम में ही इसका जो है आंसर छिपा हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एएलयू जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो अंकगणितीय और तार्किक संचालन करती है। यहाँ पे बात किया जाए, जो सीपीयू है, सीपीयू को अक्सर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और यह विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिनमें अंकगणितीय और तार्किक संचालन भी शामिल है। सीपीयू में अंकगणितीय और तार्किक संचालन किसके द्वारा होता है? तो एएलयू द्वारा होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा किए जाते हैं। एएलयू एक महत्वपूर्ण यूनिट है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकती है, जिनमें शामिल है, पहला काम तो ये कर सकती है कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग, मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड जो काम है वो करने का काम किसको होता है? एएलयू का होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। दूसरा काम कर सकती है ये तुलना, मतलब कि कंपैरिजन कर सकती है, दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करने का काम, तुलना करने का काम किसका है? एएलयू का है। और तीसरा जो है रीजनिंग से रिलेटेड काम है, तार्किक जो संचालन होते हैं, जो तार्किक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस, उसका भी संचालन करने का काम किसका है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का है, एएलयू का है। ओके, बात किया जाए जो है एएलयू को रजिस्टरों से डाटा प्राप्त होता है जो सीपीयू के अंदर छोटे अस्थायी भंडारण स्थान होते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं? सीपीयू के अंदर ही टेम्पररी स्टोरेज होते हैं रजिस्टर। ओके, रजिस्टर से डाटा मिलता है एएलयू को, और जो कंट्रोल यूनिट है एएलयू को इंस्ट्रक्शंस देती है कि कौन सा कार्य करना है और रजिस्टरों से आवश्यक डाटा प्रदान करती है। एएलयू गणना करता है और परिणाम को वापस रजिस्टरों में भेजता है। तो ये ऐसे काम करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे अन्य जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है कंट्रोल यूनिट। तो यह सीपीयू के जो समग्र संचालन है, ओवरऑल जितना भी ऑपरेशंस है उसको देखने का काम कंट्रोल यूनिट का है, लेकिन यह स्वयं अंकगणितीय और तार्किक संचालन नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है मेमोरी यूनिट, यह डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोरेज करता है, संग्रहित करता है, लेकिन यह उन पर गणना नहीं करता है, इसलिए यह भी इसका आंसर नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर डी है रजिस्टर, ये अस्थायी रूप से डाटा संग्रहित करते हैं, मतलब टेम्पररी रूप से जो है ये डाटा को संग्रहित करते हैं। ये सीपीयू के अंदर में रजिस्टर लगे होते हैं। ओके, ये गणना नहीं करते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएंगे। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि सीपीयू में किस घटक के द्वारा, मतलब किस कंपोनेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शंस को फेच और डिकोड किया जाता है। जो निर्देश होते हैं या फिर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फेच करने के लिए मतलब उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए, और उसे डिकोड करने के लिए मतलब कि जो भी आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर अपने भाषा में उसको बदलता है, तो उसे बोला जाता है डिकोड। तो वही है कि किस कंपोनेंट के द्वारा निर्देशों को फेच और डिकोड किया जाता है। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये कंट्रोल यूनिट होगा। जो ओवरऑल सभी ऑपरेशंस को देखता है, कंट्रोल यूनिट वही काम करता है। जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, जो भी आप इनपुट देते हैं उसको फेच करता है कि क्या इनपुट प्राप्त हुआ है, और इसे डिकोड करता है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है। देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर प्रोसेसर यूनिट का एक जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका एक महत्वपूर्ण घटक होता है, मतलब सीपीयू का महत्वपूर्ण घटक होता है कंट्रोल यूनिट। यह निम्नलिखित कार्यों को क्रियान्वित करता है। क्या करेगा? पहला करेगा काम फेच करेगा। उसके पहले चरण में जो है सीयू कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम मेमोरी से निर्देश पुनर्प्राप्त करता है। कंट्रोल सीयू मतलब यहाँ पे कंट्रोल यूनिट बोला गया है। ओके, तो ये कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है, मतलब तो कि इंस्ट्रक्शंस लेता है। दूसरा काम है इसका डिकोड करना।
डिकोड मतलब कि सीपीयू मेमोरी से प्राप्त निर्देश को डिकोड करता है, जिसे इंस्ट्रक्टर डिकोडर द्वारा डिकोड किया जाता है। तो इसके थ्रू जो है इंस्ट्रक्टर डिकोडर द्वारा जो आप निर्देश देते हैं उसको डिकोड किया जाता है। तीसरा काम होता है एग्जीक्यूशन, उस पर काम करना। निर्देश का निष्पादन करता है, ओके, मतलब उसको जो है उस पर काम करता है और उसका आउटपुट देता है। इससे सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि ये जो है अंकगणितीय और तार्किक संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा है यहाँ पे कैसे मेमोरी, तो कैसे डाटा और निर्देशों को टेम्पररी रूप से संग्रहित करता है। जैसे रजिस्टर अपने अंदर डाटा को टेम्पररी रूप से सेव करता है, उसी प्रकार से कैसे मेमोरी होता है, ये भी अपने अंदर डाटा को जो है टेम्पररी रूप से सेव करता है, लेकिन ये उन्हें फेच या डिकोड नहीं करता, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे रजिस्टर भी हमने आपको बता दिया, इसलिए ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये पूछ रहा है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब BIOS को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग की जाती है। सबसे पहले तो BIOS के फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके। तो BIOS हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं BIOS। तो उन्हें स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग की जाती है, तो BIOS को रोम में स्टोर किया जाता है, रीड ओनली मेमोरी में। रीड ओनली मेमोरी में जो है इसे स्टोर किया जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को। देख सकते हैं ये BIOS डिवाइस होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक रूप हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप हो गया, ओके। इसके अंदर में जो है फर्मवेयर होते हैं। फर्मवेयर मतलब वैसे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो है इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये CPU के मदरबोर्ड पे BIOS लगा होता है। इसमें जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और इसी में जो है BIOS जो है ये कहाँ स्टोर होता है, तो ये इसमें जो भी डाटा रहेगा ये कहाँ स्टोर होगा, तो रोम में रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। देखिए यहाँ पे जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में स्थित एक सॉफ्टवेयर है। जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो BIOS आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को पहचानता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क, और उन्हें कॉन्फ़िगर करता है। BIOS कंप्यूटर को ऑन होने पर जरूरी जानकारी प्रदान करता है जिससे कंप्यूटर बूट हो सके, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट हो सके। तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को ऑन करने के दौरान जो सभी इंफॉर्मेशन आता है वो कहाँ से आता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से ही आता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर को आप बूट कर पाते हैं, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं फर्मवेयर, पहले समझ लीजिए फर्मवेयर क्या है। तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हार्डवेयर में सीधे एम्बेड कर दिया जाता है, मतलब सीधे उसमें डाल दिया जाता है। यह डिवाइस के बेसिक वर्क और ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। BIOS मदरबोर्ड पर स्थित एक फर्मवेयर है जो कंप्यूटर को चालू होने पर हार्डवेयर घटकों को आरंभ करने और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराने का भी जिम्मेदारी किसको होता है, BIOS को होता है। आगे यहाँ पे है कि रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार का क्या है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसका डाटा तब भी बना रहता है जब बिजली बंद हो जाती है। मतलब कि जब आप सिस्टम बंद कर देते हैं तभी रीड ओनली मेमोरी का डाटा बना रहता है। BIOS को रोम में संग्रहित किया जाता है, यही क्वेश्चन इसी लाइन से आया था। BIOS को रोम में संग्रहित किया जाता है क्योंकि इसे कंप्यूटर के हर बार चालू होने पर सुलभ होना चाहिए, भले ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या अन्य सॉफ्टवेयर लोड न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि कंप्यूटर में मेन मेमोरी के रूप में किस मेमोरी का यूज किया जाता है। कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी के रूप में, प्राइमरी मेमोरी या फिर बोल लीजिए मेन मेमोरी के रूप में, मेन जो मेमोरी है उसके रूप में कौन से मेमोरी का यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रैम का यूज किया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का यूज किया जाता है मुख्य मेमोरी के रूप में, मेन मेमोरी के रूप में।
यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में मेन मेमोरी के रूप में रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज किया जाता है। यह एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब इसमें डाटा तभी तक रहेगा जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता रहेगा, या फिर बोल लीजिए कि जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा, जो डाटा और प्रोग्राम को टेम्पररी रूप से जो है स्टोर करता है। रैम की विशेषताएं क्या होती है, तो यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि जब कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है। दूसरा ये पॉइंट है कि यह एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर किसी भी स्थान पर सीधे पहुंच सकता है और डाटा को जल्दी से एक्सेस कर सकता है। यह एक टेम्पररी स्टोरेज है जो कंप्यूटर को डाटा को संसाधित करने और परिणामों को स्टोर करने की अनुमति देता है। तो ये रैम की विशेषताएं रहा। अभी जो अन्य सभी ऑप्शन है उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रोम। रोम एक प्रकार का जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका डेटा तब भी बना रहता है जब बिजली बंद हो जाती है। रोम का उपयोग आमतौर पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और अन्य फर्मवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह मेन मेमोरी के लिए नहीं यूज होगा। दूसरा है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी एक छोटी और तेज मेमोरी होती है। ये सबसे फास्ट मेमोरी माना जाता है कंप्यूटर का, कैशे मेमोरी, जिसका उपयोग अक्सर उपयोग किए जाने वाले डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कैशे मेमोरी रैम की तुलना में फास्ट होता है, लेकिन इसकी क्षमता बहुत कम होती है। हार्ड डिस्क देख लेते हैं। हार्ड डिस्क एक बड़ी क्षमता वाली स्टोरेज डिवाइस है, जिसका उपयोग डाटा और सॉफ्टवेयर को अस्थायी रूप से मतलब परमानेंटली संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता है। हार्ड डिस्क रैम की तुलना में धीमी होती है और इसका उपयोग मुख्य मेमोरी के रूप में नहीं किया जाता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रैम होगा। रैम को यहाँ पे मेन मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है। जब सीपीयू को डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो डायरेक्ट किससे लेती है, रैम से लेती है, इसलिए ये रैम को मेन मेमोरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि जो HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब HDD का पूरा नाम क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव होगा। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है ये हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम और डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, मतलब कि परमानेंटली सेव करता है। और इसमें एक या अधिक हार्ड डिस्क होते हैं जो मैग्नेटिक स्टोरेज का उपयोग करके डाटा को संग्रहित करते हैं। इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना भी है। खैर इस एग्जाम के लिए BSPSL के नहीं, दूसरे एग्जाम में पूछा गया है कि जो हार्ड डिस्क होते हैं किस कॉन्सेप्ट पे बात जो है वर्क करते हैं, किस टाइप का स्टोरेज है। तो ये एक प्रकार के मैग्नेटिक स्टोरेज होते हैं। ओके, हार्ड डिस्क ड्राइव की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। यह एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, जिसका अर्थ है कि इसमें संग्रहित डाटा कंप्यूटर बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहता है, सिक्योर रहता है। दूसरा है, इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज का उपयोग किया जाता है जो डाटा को हार्ड डिस्क पर संग्रहित करता है। तीसरा है कि यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें मूविंग पार्ट होते हैं। ये मूविंग पार्ट होते हैं, इसमें जो है डिस्क एक घूमते रहता है। हम आगे आपको एक पिक्चर दिखाएंगे जो डाटा को पढ़ने और लिखने, रीड और राइट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हार्ड डिस्क ड्राइव जब बंद रहता है तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और जब ये ऊपर का आप ढक्कन हटाइएगा तो ये अंदर में आपको एक डिस्क मिलेगा, ये घूमते रहता है। जब आप कंप्यूटर में लगाइएगा तो ये मूविंग पार्ट है, घूमता रहता है ये डिस्क। और ये किस पे काम करता है, तो ये किस टाइप के डिवाइसेस है, तो मैग्नेटिक स्टोरेज टाइप डिवाइस है। ये स्टोरेज मैग्नेटिक टाइप का ये स्टोरेज है। तो यही है हार्ड डिस्क ड्राइव। और एक चीज़ जो HDD आता है यहाँ पे, ये SATA लिखा हुआ है यहाँ पे, SAT है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आधुनिक कंप्यूटरों में हार्ड ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर कौन से इंटरफेस यूज किया जाता है। इंटरफेस क्या होता है, तो दो डिवाइसेस या फिर दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, दो डिवाइसेस या दो सिस्टम को आपस में कनेक्ट कराने के लिए जो तरीका यूज किया जाता है उसे ही इंटरफेस बोला जाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होते हैं HDD को आप कंप्यूटर से कैसे अटैच करेंगे, कैसे जो है कनेक्ट करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें SATA इंटरफेस जो है यूज किया जाता है। SATA इंटरफेस जो है प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये SSD है,
SSD है, इसमें भी ये भी SATA के थ्रू ही जो है इंटरफेस के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए SATA लिखा हुआ है। जो भी आप लिखिए मैक्सिमम जो HDD लीजिएगा या फिर SSD लीजिएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, तो उसमें ये SATA जो इंटरफेस है इसी के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे SATA का जो स्टैंड्स फॉर है देख लीजिए। SATA का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका उपयोग आधुनिक कंप्यूटरों में हार्ड ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। SATA एक जो है सीरियल इंटरफेस है जो एक केबल का उपयोग करके डाटा ट्रांसमिशन और पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है, और यह IDE की तुलना में तेज और अधिक कुशल है। IDE क्या है, तो यहाँ पे IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, जो कि ऑप्शन में भी अवेलेबल है। ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, SATA करेक्ट आंसर होगा। देखिए बारी बारी से सभी ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है कि जो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है, ऑप्शन नंबर बी में है, यह एक पैरेलल इंटरफेस है जो इंटरप्राइज वातावरण में आमतौर पर उपयोग किया जाता है। यह SATA की तुलना में अधिक महंगा है लेकिन उच्च डाटा ट्रांसफर रेट प्रदान करता है। कौन? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SCSI। दूसरा IDE है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। यह एक पुराना इंटरफेस है जो कुछ विरासत प्रणालियों में, जो हेरिटेज प्रणाली है, सिस्टम्स है, उसमें यूज किया जाता है। यह एक पैरेलल इंटरफेस है जो किसका यूज करता है? 40 पिन कनेक्टर का उपयोग करता है। ये बहुत पुराना इंटरफेस है, पहले यूज किया जाता था, लेकिन अभी भी कुछ जो डिवाइसेस, जो सिस्टम बचे हुए हैं पुराने, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है 40 पिन कनेक्टर वाला IDE इंटरफेस का। और ऑप्शन नंबर डी में USB है यूनिवर्सल सीरियल बस। यह एक सीरियल इंटरफेस है जो बाहरी हार्ड ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है। यह SATA की तुलना में धीमा है लेकिन अधिक लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे USB से भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को पॉइंट और सिलेक्ट करने के लिए कौन सा जो है डिवाइस यूज किया जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर स्क्रीन पे आइटम को पॉइंट और सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे माउस का यूज किया जाता है। जो ये देख रहे हैं यहाँ से, ये पॉइंटर है, ये क्या है? माउस के थ्रू ही ये चल रहा है, तो ये माउस हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस बहुत बार हमने आपको बताया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो जिस मेथड के थ्रू या जिस डिवाइस के थ्रू आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या फिर कंप्यूटर को निर्देश देते हैं मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो कहलाएगा यहाँ पे इनपुट डिवाइस। ओके, इनपुट डिवाइस उसे बोलिएगा, इनपुट डिवाइसेस। और उसको प्रोसेस, इनपुट के प्रोसेस करने के बाद में जो कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है, आउटपुट मतलब जो चीज़ें आपको बाहर डिस्प्ले करता है या बाहर कोई भी चीज़ आपको प्रदान कराता है, तो उसे बोलिएगा आउटपुट डिवाइस। जिस मेथड या जिस डिवाइस को यूज करके कंप्यूटर आपको आउटपुट प्रदान करता है उसे आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। इस केस में यहाँ पे जो है आउटपुट डिवाइस पूछा गया है, तो प्रिंटर जो है जो डिजिटल फॉर्म होता है कंप्यूटर में, जो आप डिजिटल फॉर्म है में डाटा रहता है, उसे फिजिकली जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है? आउटपुट दिया कंप्यूटर, तो इसलिए ये आउटपुट डिवाइस हो गया प्रिंटर। बाकी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। और इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, अलग अलग टोटल हमने लिस्ट बना दिया है। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी, और माइक्रोफोन भी। माइक्रोफोन का काम होता है ऑडियो रिकॉर्ड करने का, स्कैनर होता है जो डॉक्यूमेंट होता है उनके जो छवि है उसको डिजिटल डाटा में परिवर्तित करने का। माउस का काम होता है पॉइंटिंग डिवाइस है, और कीबोर्ड को टेक्स्ट जो है टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। और भी जो इनपुट डिवाइसेस है उसमें वेब कैम है, जो वेब कैमरा होता है। एक वीडियो इनपुट डिवाइस है जो यूजर्स को कंप्यूटर में वीडियो डाटा को इनपुट करने की अनुमति देता है। अगला है जॉयस्टिक, एक गेमिंग डिवाइस है जो यूजर्स को कंप्यूटर गेम को कंट्रोल करने का परमिशन देता है। और लास्ट इनपुट डिवाइस हमने लिया है टच पैड। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो यूजर्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर आइकन, मेनू और अन्य ऑब्जेक्ट का चयन करने की अनुमति देता है। जो लैपटॉप में टच पैड रहता है उसके बारे में बताया गया है। ये क्या है? एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है ये भी।
नेक्स्ट यहाँ पे आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। मॉनिटर है, जो चीज़ें हैं जो आउटपुट है डिस्प्ले करने का काम करता है मॉनिटर। दूसरा है यहाँ पे प्रिंटर, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का काम करता है, जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरा स्पीकर, ये साउंड को जो है आउटपुट के रूप में देता है। चौथा है हेडफोन, एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है जो यूजर्स को कंप्यूटर से ऑडियो सुनने की अनुमति देता है। पांचवा है प्लॉटर, ये एक डिवाइस है जो डिजिटल डाटा को फिजिकल ग्राफिक्स में प्रयुक्त करता है, जो एक तरह से प्रिंटर जैसा ही होता है। बड़ा बड़ा होर्डिंग्स जो है, ग्राफिक्स जो है इस पर प्रिंट होते हैं प्लॉटर पे। और लास्ट हमने जो लिया है वो ब्रेली डिस्प्ले है। यह ऐसा डिवाइस है जो दृष्टिबाधित जो कैंडिडेट हैं यूजर्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट को ब्रेल में पढ़ने की अनुमति देता है। मतलब कि जो जिनको आंख से दिखाई नहीं देता है वो ब्रेली डिस्प्ले का यूज करके कंप्यूटर पर जो टेक्स्ट होता है उसे जो है पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की जो बाइनरी संख्या है 1101 का दशमलव समकक्ष क्या होगा। तो देखिए जो बाइनरी है इसे डेसिमल में बदलना पड़ेगा इसको पहले आपको। तो इसे बदलने के लिए देखिए क्या सिंपल मेथड होता है। देखिए ये हो गया ना, तो यहाँ पे टोटल कितने डिजिट है यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो गया 1 2 3 और 4, टोटल 4 डिजिट है। तो यहाँ से लेफ्ट से राइट हम लोग देखेंगे, इधर से लेफ्ट से राइट। पहले 1 के लिए क्या वैल्यू लिखिएगा, देखिए बाइनरी में होता है, बाइनरी में यहाँ पे 2 आधार होता है, आधार 2 होता है। इसका नाम जो बाइनरी पड़ा है क्योंकि इसका बेस जो होता है बेस होता है 2, तो सारा खेला इसी पे है, 2 पे है। तो यहाँ पे देखिए पहले 4th जो डिजिट है इसके लिए लिखिएगा 2, और 2 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो इतना का पावर आप लगा दीजिएगा, तो इसका वैल्यू होगा 8। फिर यहाँ पे 1 के लिए लिखिएगा वैल्यू, तो 1 के लिए वैल्यू लिखिएगा, इसके बाद में कितना डिजिट बच गया तो 2, तो 1 के पावर 2 कीजिएगा तो इसका आंसर 1 होगा। फिर 0 है, और सॉरी यहाँ पे जब भी बेस जो आधार लीजिएगा जो बेस लीजिएगा हमेशा 2 ही रहेगा, तो ये 2 2 नहीं 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला है, यहाँ पे इसके लिए लीजिएगा तो कितना डिजिट बच जाएगा 1, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1 है, 1 के बाद में कितना डिजिट बचा तो 0 बचा, तो इसका वैल्यू जो पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसे क्या कीजिएगा आप गुणा कीजिएगा जो इसका जो सिमिलर वैल्यू है, जैसे 8 का गुणा 1 से, 4 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 0 से, 1 को गुणा 1 से कीजिए 8 गुणे 1, और इसके जोड़ना है गुणा करके 8 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 1, इसका हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, तो क्या हो गया टोटल वैल्यू 13 आ गया। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर कुछ भी डाउट होगा तो हम आपको अलग से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। एक छोटा सा टॉपिक बचा भी है पहले से, इसे कंप्लीट कराना है। तो ये बाइनरी से डेसिमल में ऐसे बदला जाता है। इसका नियम जो है हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1101 जो बाइनरी है उसको अगर आप डेसिमल में बदलते हैं 13 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि जो कौन सी ऐसी संख्या प्रणाली है जिसमें बेस 8 का यूज किया जाता है। तो ये नंबर से क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से, ओके। और बेस 8 जो है वो ऑक्टल जो प्रणाली है, वो ऑक्टल जो सिस्टम है वो यूज करता है। बाइनरी जो है बेस 2 होता है, डेसिमल में बेस जो है 10 होता है, ऑक्टल में 8 होता है, और हेक्सा डेसिमल में आई थिंक 16 होता है, मे बी हेक्सा डेसिमल आई थिंक 16 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ हेक्सा डेसिमल में 16 नंबर सिस्टम होता है। देखिए ऑक्टल संख्या प्रणाली एक बेस 8 नंबर सिस्टम है जिसमें 8 अंकों 0 से 7 तक, ये भी मेंशन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है इसे क्वेश्चन। 8 तो हो गया बेस, लेकिन इसमें अंक कौन से शामिल होते हैं, तो 0 से 7 तक डिजिट होते हैं। यह संख्या प्रणाली कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा प्रतिनिधित्व में उपयोग की जाती है। अन्य जो विकल्प है, पहला इसमें बाइनरी बेस 2 नंबर सिस्टम में 2 अंक 0 और 1 का यूज किया जाता है। दूसरा है डेसिमल, बेस तो 10 होता है लेकिन 0 से 9 तक डिजिट यूज होता है। हेक्सा डेसिमल में 16 बेस होता है, लेकिन इसमें देखने में योग्य बात यह है कि 0 से 9 तक डिजिट भी शामिल है, प्लस में ए से लेकर एफ तक अल्फ़ाबेट भी शामिल है, तो इसे ध्यान में आप रखिएगा। हेक्सा डेसिमल 0 to 9 प्लस में ए टू एफ अल्फ़ाबेट भी शामिल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
तो हमने बताया है जो सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे एप्स आप बोलते हैं, और दूसरा होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन से जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विंडोज़ 10। जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। और एप्स जो होते हैं एक विशिष्ट प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं, मतलब कि स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो टैली है ये क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये टैली जो है आपका जो टेबल का डाटा है उसको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। एडोब फोटोशॉप है जो फोटो है उसको एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये इसका क्या विशिष्ट स्पेसिफिक कार्य क्या हुआ, ये फ़ोटो एडिट करेगा, ये टेबल को मैनेज करेगा। और टैली मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे। ओके, और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये टेबल को मैनेज करेगा। तो अलग अलग जो है विशिष्ट कार्य होता है। जैसे कि आप मोबाइल में देखते हैं म्यूजिक सुनने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन है, वीडियोस देखने के लिए अलग है, तो वो अलग अलग विशिष्ट कार्य के लिए बनाए जाते हैं एप्लीकेशंस को। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बीच में एक कड़ी का काम करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। विंडोज़ 10 क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर और हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्शन को मैनेज करते हैं, कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो यूजर्स को विशिष्ट कार्यों यानी स्पेसिफिक कार्यों में मदद करते हैं। जैसे दस्तावेज बनाने के लिए अलग एप्लीकेशन होता है, तस्वीरों को एडिट करने के लिए फ़ोटोज़ को अलग एप्लीकेशन, ब्राउज करने के लिए इंटरनेट को अलग एप्लीकेशन होते हैं, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी ब्राउज़र का एग्जाम्पल है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हमने लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या है, सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एक आपसे पूछा जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, तो ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। फिर है यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो हो जाएगा यहाँ पे पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दूसरा एडोब क्रिएटिव क्लाउड, और ये गेम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सी सुविधा आपको दो डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में कौन सी ऐसा फैसिलिटी है जो आपको डॉक्यूमेंट को तुलना एक साथ करने की अनुमति देती है। मतलब दो डॉक्यूमेंट है तो साइड साइड में रख कर जो है आप देख सकते हैं, ऐसा फैसिलिटी कौन सा जो है फंक्शन देता है या फिर कौन सा जो है ऑप्शन देता है। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, साइड बाय साइड व्यू इसे बोला जाता है। दो डॉक्यूमेंट को एक अलग अलग साइड में देख सकते हैं एक ही साथ में। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके मोबाइल में जो स्मार्टफोन होते हैं उसमें स्प्लिट स्क्रीन का फंक्शन आते हैं, स्प्लिट स्क्रीन। इसमें क्या है, दो एप्लीकेशन को आप एक ही स्क्रीन पे यूज कर पाते हैं। ऊपर में कोई और एप्लीकेशन चलेगा, नीचे में कोई और एप्लीकेशन, तो उसी तरह से साइड बाई साइड व्यू कार्य करता है। ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है। व्यू वाले ऑप्शन में MS वर्ड में साइड बाई साइड व्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। दो डॉक्यूमेंट जो है ऐसे आप देख सकते हैं पैरेलली। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ देखेगा, पेज 1 यहाँ पे देख सकते हैं, पेज 2 देख सकते हैं। दोनों में जो भी डाटा होगा इसे कंपेयर कर सकते हैं, अपने अलग अलग यूज के लिए आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर हैं उनका मुख्य कार्य क्या है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो मुख्य कार्य होता है ये होता है कंप्यूटर को मैलवेयर से प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम मैलवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को मैलवेयर जैसे कि वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर आदि से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मैलवेयर की पहचान करता है और उसे हटाता है और कंप्यूटर को सिक्योर रखता है। एक और बात, मैलवेयर जो है ये मैलवेयर दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है मैलिशियस, मैलिशियस इसका मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण। ओके, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, तो इससे बना है।
मैलिशियस में जो है MAL वर्ड लिया गया है, सॉफ्टवेयर के लास्ट 4 वर्ड लिया गया है। मैलवेयर यहाँ से बना है, और मैलवेयर जो भी चीज़ें दुर्भावनापूर्ण के लिए किए जाते हैं उसे मैलवेयर बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल वायरस, वर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सभी चीज़ें हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको टेक्स्ट जो है एडिट करने की परमिशन देता है। टेक्स्ट को एडिट करने का जो परमिशन है वो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर देता है। इसका एग्जांपल MS वर्ड हो सकता है। ओके, और सभी का जो है देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपको टेक्स्ट को एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने का परमिशन देता है। यह सॉफ्टवेयर आपको टेक्स्ट को टाइप करने, एडिट करने, कॉपी करने, पेस्ट करने और फॉर्मेट करने का परमिशन प्रोवाइड कराता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सबसे फेमस जो है वर्ड प्रोसेसर है, दूसरा गूगल का जो डॉक्स एक एप्लीकेशन आता है वो भी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो विकल्प है, पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको डाटा को टेबल में व्यवस्थित करने और गणना करने की अनुमति देता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दूसरा है यहाँ पे डेटाबेस सॉफ्टवेयर, आपको डाटा को संग्रहित करने मतलब स्टोरेज करने और मैनेज करने की परमिशन देता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्या है ये? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, आप वहाँ पे अपने चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर D है ब्राउज़र का, यह सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पर वेब ब्राउज करने की परमिशन देता है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजाइला फायरफॉक्स और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया है। एप्पल इंक द्वारा कौन सा जो है OS विकसित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मैक OS। यहाँ पे देखिए विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स जो है ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, किसी कंपनी का इस पर जो है एक कंपनी का ये आधिपत्य इस पर नहीं है। ये ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जो इसका सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड उसे जो है आप देख सकते हैं और उसे जो है अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं और जो है अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। लिनक्स क्या है पूछा जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल एक बताएं तो लिनक्स हो सकता है इसका एग्जांपल, या फिर ऑप्शन में यूज किया जा सकता है इसको। और जो एंड्रॉयड है ये जो है गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका करेक्ट आंसर मैक OS हो जाएगा। देख सकते हैं मैक OS जो एप्पल है उसके अलग अलग डिवाइसेस के लिए जितने भी यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमने दिखाया आपको। जैसे कि पहला यहाँ पे मैक OS, यह एप्पल द्वारा विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैग्नेटोस डिवाइसेस के लिए, जो मैग्नेटोस कंप्यूटर रहते हैं एप्पल का, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। दूसरा है iOS, यह एप्पल द्वारा डेवलप एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईफोन और आईपैड के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, तीसरा है iPad OS, यह एप्पल द्वारा विकसित OS है जो आईपैड के लिए डिज़ाइन किया गया ओनली। वॉच OS क्या है? तो एप्पल का जो वॉच आता है, जो स्मार्ट वॉच आता है, उसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वॉच OS यूज करता है एप्पल। जो TV OS आता है, एप्पल के जो TV आते हैं उनमें यूज होता है TV OS। और विजन OS क्या है? तो ये एप्पल द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल विजन प्रो के लिए यूज किया जाता है। एप्पल विजन प्रो एक डिवाइस है, उसके लिए यूज किया जाता है विजन OS। तो ये अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस में यूज होने वाले एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पज क्या है। यहाँ पे तो क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो ये क्या करेगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करने का काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना है, यानी मैनेजमेंट देखता है। एक जैसे कि किस किस कार्य को ये करता है, किस किस कार्य को ये मैनेज करता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। पहला ये प्रोसेसर को मैनेजमेंट करेगा, प्रोसेसर मैनेज करेगा, प्रोसेसर का उपयोग और प्रबंधन करना। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी का उपयोग और प्रबंधन करना। तीसरा है यहाँ पे फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, फाइल का यूज और प्रबंधन करना। और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट देखना, इसी का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और लास्ट है यहाँ पे सिक्योरिटी को मैनेज करना, कंप्यूटर का जो सुरक्षा है उसे भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है।
अन्य जो विकल्प है क्यों गलत है देख लीजिए, क्योंकि ये जो ग्राफिक्स क्रिएट करने का काम जो है ये विशिष्ट एप्लीकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन द्वारा करने वाला कार्य है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ईमेल भेजने का कार्य जो है ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का है, जैसे कि जीमेल हो गया उसके थ्रू भेज सकते हैं आप, अलग अलग सॉफ्टवेयर इसके लिए भी आते हैं, आउटलुक वगैरह। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है टू डिजाइन वेबसाइट, वेबसाइट डिजाइन करना एक वेब डिजाइनर सॉफ्टवेयर का कार्य है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि कौन सी भाषा वेब विकास के लिए मतलब कि वेब डेवलपमेंट के लिए या फिर बोल लीजिए सिंपल में वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट को बनाने के लिए कौन से जो है कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और ये अपने सादगी के लिए मतलब सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए, पठनीयता के लिए जानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो वेब डिजाइनर होते हैं वो मैक्सिमम जो है पाइथन लैंग्वेज जो है यूज करते हैं, पाइथन लैंग्वेज यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के लिए व्यापक रूप से मतलब ज़्यादातर यूज की जाती है। इसका सिंपल सिंटेक्स और रीडेबल कोड के कारण यह वेब डेवलपर के बीच बहुत लोकप्रिय है, मतलब फेमस है। और पाइथन का यूज वेब फ्रेमवर्क जैसे कि डिजिंगो और फ्लास्क के साथ किया जाता है, जो वेब एप्लीकेशन विकास को आसान और तेज बनाते हैं। अन्य जो विकल्प है C++, ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर सी में जावा था, तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एंड्रॉयड ऐप विकास के लिए उपयोग की जाती है। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के विकास के लिए पूछ लेगा कौन सा जो है प्रोग्रामिंग भाषा यूज किया जाता है, तो जावा यूज किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में था असेंबली लैंग्वेज, तो ये भी एक प्रकार का लो लेवल लैंग्वेज है जो सीधे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है, असेंबली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रोग्रामिंग भाषा में डीबगर का क्या उद्देश्य है, मतलब डीबगर जो है उसका पर्पज क्या है यूज होने का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो डीबगर में आपको समझा देता हूँ। पहले आप बग वर्ड सुने होंगे। बग मतलब क्या होता है, एक तरह से एरर कह लीजिए या फिर कह लीजिए त्रुटि, ओके। बग मतलब, और इसी को डीबग करना मतलब त्रुटियों को हटाना, एरर को हटाना, फाइंड आउट करके हटाना। और जो डीबगर यूज किया गया है मतलब ये किसी के थ्रू होता है, ये किसी के द्वारा इस काम को अंजाम दिया जाता है, इस काम को किया जाता है। डीबगर मतलब त्रुटियों को हटाना। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टू फाइंड एंड फिक्स एरर इन द कोड। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड होते हैं उनके अंदर में क्या त्रुटि है, क्या एरर है, उसको खोजना मतलब फाइंड करना, और उससे जो है फिक्स करना मतलब उस त्रुटि को हटाना। तो यही काम होता है डीबगर का। उम्मीद है कि आप डीबगर का मतलब समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए डीबगर एक प्रोग्रामिंग टूल है जो कोड को एग्जीक्यूट करते टाइम त्रुटियों को ढूंढने और ठीक करने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बग्स को ढूंढना और ठीक करना, कोड को एग्जीक्यूट करना मतलब उसे काम में लाना, और कोड को स्टेप बाय स्टेप जो है एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। और वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस के मानों को देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है डीबगर का। यहाँ पे जो और 3 ऑप्शन है, टू कंपाइल द कोड, तो ये कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है, डीबगर का काम ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था टू टेस्ट द कोड, टेस्टिंग कोड की कार्य क्षमता की जांच करने की प्रक्रिया है, जबकि डीबगर त्रुटियों को ढूंढने में मदद करता है, इसलिए ये भी गलत आंसर था। जो ऑप्शन नंबर सी था टू राइट द कोड लिखना प्रोग्रामर का काम है, डीबगर का नहीं। डीबगर का काम है त्रुटियों को खोजना और उसे फिक्स करना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है, मतलब कि टेम्पररी होती है और संग्रहित जानकारी को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। मतलब टेम्पररी होने के साथ साथ यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी पूछ रहा है, वोलेटाइल भी होती है। वोलेटाइल मतलब कि जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता रहेगा तब तक वो डाटा सेव रहेगा, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा तब तक जो है डाटा उसमें रहेगा अवेलेबल, और जैसे ही बंद होगा सिस्टम उसमें से डाटा गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रैम होता है वो क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है और टेम्पररी मेमोरी भी है। और एक बात है यहाँ पे कैसे भी जो है वोलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी है, ये ऑप्शन जो है कैसे गलती से डाला गया है, तो ये भी आंसर हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि आपको एक पूर्व डिजाइन टेम्पलेट, किसमें MS वर्ड में कौन सी जो सुविधा है आपको पूर्व डिजाइन टेम्पलेट सम्मिलित करने की अनुमति देती है। तो अलग अलग टाइप के जो डिज़ाइन होते हैं, प्री डिजाइन बोल रहा है, मतलब पहले से डिजाइन जो चीज़ें होती हैं उन्हें ऐड करने का परमिशन कौन सा फंक्शन आपको देता है, कौन से जो ऑप्शन है देता है MS वर्ड में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसर्ट। डिजाइन वाले टाइप में भी कुछ टेम्पलेट होते हैं, ओके, लेकिन मैक्सिमम जो टेम्पलेट होते हैं वो इंसर्ट वाले टाइप में होते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ज़्यादा सही। ओके, इंसर्ट फीचर का उपयोग करके आप विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट जैसे कि टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफिक्स, पेज लेआउट, इन सभी को अपने डॉक्यूमेंट में जो है ऐड कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। अन्य विकल्पों का जो अर्थ है देख लीजिए, मेलिंग जो वर्ड है ये फीचर मेल, मर्ज और लेबल को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी में था डिजाइन, यह फीचर डॉक्यूमेंट के लेआउट और डिजाइन को बदलने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे डिजाइन तो ठीक है, आप उसे डिजाइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरह से, कलर से पेज का कलर चेंज करके। और यहाँ पे जो लेआउट होता है, लेआउट इसे समझ लीजिए, लेआउट मतलब पेज का जो साइज होता है उसे जो है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, एक होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, तो पेज के को एंगल पे, अलग अलग एंगल पे घुमाना, रोटेट करना ओरिएंटेशन में आता है। दो ओरिएंटेशन फेमस है, एक होता है लैंडस्केप व्यू, जैसे कि पेज को आप ऐसे पलट दीजिए तो वो लैंडस्केप व्यू में आता है, लैंडस्केप में। ओके, एक पोर्ट्रेट व्यू होता है, ये सीधे जो खड़ा पेज रहता है इसे पोर्ट्रेट व्यू बोला जाता है। तो ये दो ओरिएंटेशन जो है फेमस है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में रेफरेंस था, यह फीचर साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इन तीनों फीचर को डिटेल में अपने जो MS वर्ड का क्लास है उसमें बताया था हमने। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन नंबर कि एक्सेल में किसी रेंज का एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज कीजिएगा। तो जैसा कि नाम से ही पता है आपको, औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का आप यूज कीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए, यह फंक्शन दी गई संख्याओं के समूह का औसत यानी माध्य ज्ञात करता है। आप इस फंक्शन का उपयोग किसी सेल रेंज के, मतलब किसी भी सेल में, जैसे कि A1 हो गया, A1 to B3 या जो भी है, जो भी सेल का रेंज होगा, ओके, उपयोग सेल रेंज का उपयोग करके एकल सेल या संख्याओं की एक सूची के लिए कर सकते हैं इसका यूज एवरेज निकालने के लिए। यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिया है, मान लीजिए आपके पास में A1 से A5 सेल में निम्नलिखित संख्या है। A1 से A5 सेल में ये सभी संख्या है। A1 में 10 है, A2 में 20 जो है नंबर लिखे हैं आप, A3 में 30, A4 में 40, A5 में 50, ये सभी नंबर लिखे हैं। एक और चीज़, यहाँ पे A1 A2 ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, तो देखिए जो आप लिखते हैं एक्सेल में A1 A2, इसमें जो A है क्या है, ये इसमें A जो है कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है। और जो 1 है ये क्या है, रो है, रो का नंबर है। ओके, तो जब भी आप लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, आप कॉलम लिखिएगा, उसके बाद में रो लिखिएगा। इन दोनों के बीच में आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी अलग स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज नहीं होता है। जब भी कॉलम और रो साथ में लिखा जाता है तो यहाँ पे सिंपल लिख दिया जाता है, कोई भी बीच में चीज़ें नहीं आता है। A1 A1 A2 A3 ऐसे। A3 लिखा है मतलब कॉलम नंबर A है और रो नंबर 3 है। ओके, इसे आप ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले कॉलम लिखा जाता है फिर रो लिखा जाता है। तो इन संख्याओं का एवरेज निकालना है इन सभी को, तो औसत निकालने के लिए आप निम्नलिखित सूत्र का यूज करेंगे। ऐसे सबसे पहले तो फार्मूला या फंक्शन इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू एवरेज A1:A5, ऐसे आप यूज कीजिएगा। मतलब A1 से लेकर A5 तक का एवरेज आप निकलेगा। इसका करेक्ट आंसर 30 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक्सेल में जो वी लुकअप फंक्शन है क्या कार्य करता है। वी लुकअप फंक्शन का क्या कार्य है, तो ये वी लुकअप फंक्शन जो है वर्टिकल कॉलम में वैल्यू को लुकअप करता है। लुकअप मतलब समझ लीजिए, जैसे आप PDF में वैल्यू को फाइंड करते हैं या फिर सर्च करते हैं, आप देखे होंगे कि बहुत सारे रिजल्ट आते हैं PDF में, तो उसे आप अपना रोल नंबर जो है आप सर्च करते हैं, रोल नंबर।
तो क्या होता है, पूरे पीडीएफ से ये चीज़ों को फाइंड करता है। लेकिन यही चीज़ें जब आपको एक्सेल में करना हो और वो भी एक कॉलम में, किसी स्पेसिफिक कॉलम में सर्च करना है चीज़ों को, तो आप कैसे सर्च कीजिएगा? तो ये वी लुकअप फंक्शन जो है इसका यूज किया जाता है। मतलब किसी वर्टिकल कॉलम से चीज़ों को फाइंड करना या फिर सर्च करना, ये कहलाता है वी लुकअप फंक्शन। वर्टिकल कॉलम से जो भी वैल्यू है उसको फाइंड करना या लुकअप करना। लुकअप मतलब होता ही है सर्च करना, फाइंड करना, खोजना, ढूंढना। ओके, यहाँ पे देख लीजिए वी लुकअप फंक्शन एक एक्सेल फंक्शन है जो किसी विशिष्ट मान को खोजने के लिए, स्पेसिफिक मान को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है और फिर उस पंक्ति में एक संबंधित मान वापस करता है। वी लुकअप का मतलब है कि वर्टिकल लुकअप, वी फॉर वर्टिकल है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपकी खोज मान एक कॉलम के बाईं ओर होता है और आप संबंधित जानकारी उसी पंक्ति में दाईं ओर स्थित किसी अन्य कॉलम में प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये वी लुकअप फंक्शन का यूज है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 23rd जो क्वेश्चन नंबर है, पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाने और एडिट करने के लिए किस दृश्य का यूज किया जाता है? अलग अलग टाइप का जो व्यू होता है वो पावर पॉइंट में होता है। पावर पॉइंट के सबसे नीचे में अलग अलग टाइप के व्यू मिल जाएगा। कुछ ये रीडिंग व्यू मिल जाएगा, ओके, स्लाइड सॉर्टर व्यू मिल जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप के जो व्यू आपको देखने को मिलेंगे। फिर ऊपर में भी मेनू में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए और स्लाइड्स बनाने, स्लाइड्स बनाने और डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए कौन सा व्यू जो है सबसे सूटेबल है आपके लिए? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल व्यू में ये सभी कार्य होते हैं। जैसे कि ये हमने स्लाइड्स जो डिजाइन किया है ये नॉर्मल व्यू में ही किया है। यहाँ पे नॉर्मल व्यू देख लीजिए, यह पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट दृश्य होता है। जब भी आप पावर पॉइंट ओपन कीजिएगा तो डिफ़ॉल्ट व्यू यही होता है, नॉर्मल व्यू। इसमें आप स्लाइड को एक एक करके देख सकते हैं और इनमें टेक्स्ट, चित्र, आकार और अन्य ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। यह दृश्य स्लाइड को बनाने, एडिट करने और प्रारूपित करने मतलब फॉर्मेट करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जब भी आपको पावर पॉइंट में नई स्लाइड्स बनानी हो या मौजूदा स्लाइड्स में बदलाव करनी हो तो नॉर्मल व्यू सबसे अच्छा विकल्प होता है। यह दृश्य आपको स्लाइड्स को आसानी से एडिट करने और फॉर्मेट करने की अनुमति देता है। अलग अलग और भी व्यू है, स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू समझिए, इस दृश्य में आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है को उस तरह देख सकते हैं जैसे आपकी दर्शक को दिखाई देगी स्लाइड शो व्यू में। ओके, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? स्लाइड शो व्यू है। स्लाइड शो, आप सभी मेरे लिए दर्शक हैं, एक तरह से समझ लीजिए। तो ये स्लाइड शो व्यू में आप देख रहे हैं चीज़ें, आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखा रहा है, दिखाई दे रहे हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो मैटर हमने टाइप किया ओनली वहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन वगैरह नहीं पावर पॉइंट का दिख रहा है। तो ये उस तरह से स्लाइड शो व्यू होता है। यह दृश्य प्रस्तुति को चलाने और दिखाने के लिए यूज होता है, लेकिन स्लाइड्स को एडिट करने के लिए यूज नहीं होता है। इसमें हम स्लाइड को एडिट नहीं कर सकते हैं, आपको हम दिखा सकते हैं ओनली। तो ये स्लाइड शो व्यू है जो ये देख रहे हैं प्रेजेंटेशन। दूसरा है यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस व्यू में आप अपनी स्लाइड्स को छोटे थंबनेल के रूप में देख सकते हैं। छोटा छोटा थंबनेल जो है ये आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। सभी जो स्लाइड है एक ही जगह पे आ जाएगा, देख सकते हैं आप। ओके, इस व्यू में यह दृश्य स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने और स्लाइड शो का क्रम बदलने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला है रीडिंग व्यू। यह दृश्य एक पृष्ठ पर पड़ी स्लाइड को प्रदर्शित करता है, जैसे कि आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हों। यह दृश्य स्लाइड को पढ़ने और प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन स्लाइड को एडिट करने के लिए नहीं। तो ये रीडिंग व्यू होता है। स्लाइड को अगर रीड करना है आपको पुस्तक जैसा तो उसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग व्यू का ऑप्शन रहता है। व्यू वाले टैब में, यहाँ पे व्यू वाले टैब में ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है और नीचे में भी देखिएगा तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है पावर पॉइंट में। जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो नॉर्मल व्यू होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब कि जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन कीजिएगा तो यही व्यू देखने को मिलेगा, नॉर्मल व्यू। बाकी और सभी व्यू है, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज, रीडिंग व्यू। ओके, यहाँ पे ये सभी व्यूज देखने को मिल जाते हैं आपको सेम। नेक्स्ट देखते हैं 24 जो क्वेश्चन नंबर है 24th कि पावर पॉइंट में कौन सी सुविधा आपको टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में मूवमेंट जोड़ने की अनुमति देती है? मूवमेंट, आप देखे होंगे कुछ लोग के पावर पॉइंट के डिजाइन की ये पेज इधर से उड़ के आ रहा है, कुछ लेफ्ट से निकल कर आ रहा है, कुछ ऊपर से आ रहा है, कुछ रोटेट करते हुए आ रहा है। तो ये कहलाते हैं, इसे बोलते हैं आप क्या, एनिमेशन बोलते हैं, सॉरी हाँ वही, इसका तो जो एनिमेशन आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, आपको मूवमेंट जोड़ने की अनुमति देता है। मूवमेंट मतलब जो उसमें
गति होता है वो जोड़ने की अनुमति देता है कौन? तो एनिमेशन व्यू। ये सभी एनिमेशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है चीज़ों को अलग अलग तरह से मूवमेंट करके दिखाना, स्लाइड्स को बेसिकली। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर एनिमेशन हो जाएगा। और एनिमेशन इस सुविधा के माध्यम से आप अपनी स्लाइड में मौजूदा टेक्स्ट, जो पिक्चर है और शेप है, अन्य ऑब्जेक्ट को विभिन्न प्रकार के एनिमेशन प्रभाव देने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि फीका पड़ना, घूमना, उड़ना आदि। इससे आपकी प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन अधिक अट्रैक्टिव और जीवंत बन जाती है, लाइव बन जाती है। यहाँ पे अन्य जो विकल्प का विवरण है, ट्रांजिशन, डिजाइन और लेआउट, इसे समझ लेते हैं। ट्रांजिशन यह सुविधा एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रभावों को जोड़ने की उपयोग की जाती है। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने में आप किस तरह का जो है इफेक्ट डालना चाहते हैं, उसके लिए ट्रांजिशन जो है यूज किया जाता है। दूसरा है डिजाइन। यह सुविधा आपके स्लाइड्स के लेआउट, थीम और रंग योजना को जोड़ने बदलने के लिए उपयोग की जाती है। मतलब बेसिकली समझ लीजिए कि डिजाइन चेंज करने के लिए यूज किया जाए डिजाइन का। लेआउट, यह सुविधा आपके स्लाइड में टेक्स्ट और अन्य ऑब्जेक्ट को व्यवस्थित करने के लिए, अरेंज करने के लिए विभिन्न प्रकार के लेआउट प्रदान करती है। ये यहाँ पे एनिमेशन फंक्शन रहा, देख सकते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन और ट्रांजिशन के बाद में एनिमेशन फंक्शन यहाँ पे आता है, देखने को मिलेगा आपको। ये सभी जो है रिबन टैब कहलाते हैं। रिबन टैब, इसको हमने पढ़ाया है अपने पावर पॉइंट वाले वीडियो में। ये सभी क्या कहलाते हैं? रिबन टैब कहलाते हैं। जो भी रिबन में ये सभी टैब अवेलेबल रहते हैं। एनिमेशन में ये सभी चीज़ें आपको इतना सारा फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और ये हम आपको होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन सा ब्राउज़र गूगल द्वारा जो है डेवलप किया गया है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए वीडियो को। इससे जो है रिकमेंड करता है यूट्यूब हमारे वीडियो को और भी लोगों के पास में, जिससे ज़्यादा लोगों के पास में वीडियो पहुँच पाता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन का सेट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ रिकमेंडेशन हो तो आप जो है प्रोवाइड करा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।